आज हम कक्षा 7th का पार्ट 5th जिसका हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमारा भाषा अध्ययन वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं ग, घ, ड़, च और छ, ये आज हम हमारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम हमारे प्रश्न। इसमें हमने क और ख हम कर चुके हैं। अब हमारा ग वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पाठ से ऐसे 3 वाक्य चुनकर लिखिए जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ हो। तो चलिए देखते हैं हम कुछ इसके उदाहरण। तो जो हमारे पाठ में आए थे वही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है, मैंने अपने परिवार को श्रीनगर घाटी में छोड़ दिया, है ना। ये एक उदाहरण है जो हमारी बुक में आया हुआ था। दूसरा है, अमरनाथ की गुफा मातायन से 8 मील दूर है। और तीसरा है, हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। ये ऐसे 3 वाक्य हैं जो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जैसे क्या क्या, श्रीनगर ये किसी का नाम है ना, जगह का नाम है। तो जब भी नाम कहीं पर आता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। फिर अमरनाथ, मातायन, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर भी कौन सा शब्द आया है, कश्मीर। मतलब कहीं पर भी नाम अगर आते हैं जगह के या व्यक्ति के तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमने बुक में से कुछ उदाहरण ढूंढकर यहाँ पर लिखे हैं। आप भी इसी तरह अपनी बुक में भरिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बताइए रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अब हमें इन वाक्यों को देखना है और इन पर जिनके नीचे अंडरलाइन है उन शब्दों को बताना है कि ये व्याकरण की दृष्टि से इन्हें हम क्या कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न हम कुछ पहले वीडियो में भी हम कर चुके हैं, पिछले पाठों में भी कर चुके हैं ना। तो चलिए देखते हैं। पहला है, धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। अब सूनापन शब्द क्या है, ये भी संज्ञा शब्द है ना। इसके सामने हम लिखेंगे संज्ञा शब्द, है ना, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो यहाँ पर सूनापन क्या है, भाव है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। फिर दूसरा है, मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। ये शब्द है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे, समुच्चय। मतलब कि 2 शब्दों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर उत्साह और उमंग ये 2 शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के बीच में इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, और, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे, मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। मतलब ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक शब्द। व्याकरण की दृष्टि से इसे कहेंगे समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। फिर है तीसरा, अमरनाथ की गुफा यहाँ से 8 मील दूर है। अब यहाँ पर जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है ये क्या शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। फिर देखिए चौथा, जोश खूब था और तजर्बे नादारत। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण, है ना। जब भी किसी शब्द की कोई विशेषता बताते हैं तो उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो खूब शब्द क्या है, विशेषण शब्द। तो ये थे हमारे कुछ व्याकरण की दृष्टि से क्या शब्द हैं, ये वाला प्रश्न, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट है, लिंग निर्णय कीजिए। हमने पिछली कक्षाओं में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो हमें इन शब्दों को पढ़कर समझना होगा कि ये शब्द कौन से लिंग के हैं। तो जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, और जो शब्द पुल्लिंग संबंधित होगा वहाँ पर पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, पहाड़। पहाड़ शब्द पढ़ते ही हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें पता चलता है कि ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। ये हमें याद होना चाहिए। दूसरा है घाटी। घाटी शब्द स्त्रीलिंग, है ना। फिर तीसरा यात्री। यात्री पुल्लिंग शब्द है। बर्फ़। बर्फ़ शब्द स्त्रीलिंग। फिर दरार।
दरार भी स्त्रीलिंग शब्द है। रस्सी, रस्सी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। आपको ऐसे ही अपनी बुक में फिल करना है और इन्हें याद भी करना है ना। चलिए अगला है अमरनाथ। अमरनाथ शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मैदान, मैदान पुल्लिंग शब्द है। लद्दाख है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इन शब्दों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है च वाला, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं का काल लिखिए। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्रियाओं का काल क्या है। इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता लगाना है कि ये क्रिया कौन से काल को बताती है। तो पहले हम देखते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? हम जो भी काम करते हैं या हमारे द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो सब क्या कहलाती है? क्रिया। खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया। हमारे द्वारा किया हुआ काम या कुछ भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब हमें बताना है कि ये जो क्रिया है जो हमारे वाक्य में आई है वो किस काल से रिलेटेड है। काल, अब यहाँ पर एक शब्द और है काल। काल क्या है? ये भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। काल मतलब समय। हमें बताना है कि ये जो वाक्य है ये किस समय का है। अब काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये 3 समय को बताते हैं कि जो काम हो चुका है वो क्या कहलाता है? भूतकाल, और जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में वो वर्तमान काल। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, जो भविष्य में होने वाला है। तो हमें इन वाक्यों को पढ़कर समझना होगा कि ये कौन सा काल बताता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वाक्यों के द्वारा। पहला है, आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। थे शब्द से क्या प्रतीत होता है कि ये हो चुका है, मतलब ये घटना पहले हो चुकी है। तो जो हो चुकी है, बीत चुकी है, वो कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल, मतलब ये घटना हो चुकी है। तो बादल में, आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, तो इसके सामने हम लिखेंगे भूतकाल, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। दूसरा है, नदियों की बाढ़ नुकसान करती है। अब है शब्द जहाँ आता है मतलब ये काम वर्तमान का है। ये वाक्य क्या है? वर्तमान समय को दर्शाता है। तो इसके सामने हम लिखेंगे वर्तमान काल, क्योंकि ये प्रेजेंट की घटना है। ठीक है। फिर है, तैरते तैरते वह आगे निकल गया। गया शब्द मतलब ये भी हो गया, होने के बाद है ना, मतलब ये घटना भी हो चुकी है। निकल गया मतलब कि वो ये काम कर चुका है। तो जो काम हो चुका है या पहले हो चुका है उसे क्या कहेंगे हम? भूतकाल। ठीक है। फिर है, कल गांव जाऊंगा और दादी को छड़ी देकर प्रसन्न करूंगा। मतलब अभी ये काम हुआ नहीं है, आगे भविष्य में वो ऐसा सोच रहा है करने के लिए, है ना। तो जो काम नहीं हुआ है, जो वो भविष्य में करेगा, वो क्या कहलाता है? भविष्यकाल। तो इसके सामने हम लिखेंगे भविष्यकाल। फिर है लास्ट हमारा, जन्मदिन पर उसने गीत गाया। मतलब ये घटना हो चुकी है पहले, तो इसके सामने भी हम लिखेंगे भूतकाल। तो ये थे हमारे कुछ वाक्य जिनमें हमें बताना था क्रियाओं का काल। तो इसी तरह से आपको भी अपनी बुक में फिल करना है। ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने राइट लगाइए। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। ऊंचाई से देखने पर हर चीज़ छोटी दिखाई देती है। यहाँ ऊंचाई है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो शब्द दे रखे हैं ये क्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है कि ऊंचाई शब्द इन तीनों में से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। पहला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ये कोई नाम नहीं है ना, तो ये भी नहीं है। ये जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है। ये कौन सी संज्ञा कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा, है ना। जो ऊंचाई है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा है, निर्जन घाटियों में भला कौन रह सकता है। यहाँ निर्जन शब्द क्या है, इसे हमें बताना है।
तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर संज्ञा, दूसरा विशेषण और तीसरा क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर निर्जन शब्द विशेषण शब्द है ना, क्योंकि यहाँ पर घाटियों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, निर्जन शब्द। तो निर्जन शब्द विशेषण शब्द कहलाएगा। तो ये थे हमारे भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न जो हमने आज देखे। आप भी इसी तरह अपनी बुक में फिल कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।